हेलो एवरीवन। अध्याय 3 पार्ट 2 मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। जब कीमत में परिवर्तन आता है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन को हम जब एक ही मांग वक्र पर दिखाते हैं तो हम उसे कहेंगे मांग में विस्तार या संकुचन। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। यहाँ अन्य बातें हैं उपभोक्ता की आय, पसंद, संबंधित वस्तुओं की कीमतें इत्यादि। जब कीमत में कमी के कारण अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे हम मांग का विस्तार कहेंगे। इसमें जो मांग वक्र होता है वह ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि जब कीमत 100 रुपये थी तो अनार की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वह 250 ग्राम है। जैसे ही कीमत घटकर 100 से 50 रुपये हो गई तो जो मांगी जाने वाली मात्रा है वह भी बढ़कर 250 से 750 ग्राम हो गई। तो जो उपभोक्ता ए बिंदु पर था अब वह B पर आ गया है। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है हम उसे कहेंगे कि ये मांग का विस्तार है जो कीमत में परिवर्तन अर्थात कीमत में कमी के कारण आया है। इसको चित्र में निरूपण के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जब अनार की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है। जब अनार की कीमत घटकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तब अनार की मांग 250 ग्राम से बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। इसे मांग की मात्रा में वृद्धि कहते हैं। ए से बी तक का चलन मांग मात्रा के विस्तार को दर्शाता है। अब आगे हम संकुचन को देखते हैं कि जब अनार की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो अनार की मांगी जाने वाली मात्रा 750 ग्राम है। इसे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि जो अनार की कीमत 50 रुपये है तो मांगी जाने वाली मात्रा 750 ग्राम है। जैसे अनार की कीमत बढ़कर 100 रुपये हो गई तो जो मांगी जाने वाली मात्रा वह घटकर 250 ग्राम हो गई। तब जब उपभोक्ता पहले ए बिंदु पर था अब वह बी पर आ गया है तो हम ये कहेंगे कि ए से बी बिंदु की ओर संकुचन हुआ है। तो जो कीमत में वृद्धि के कारण जो मांग में कमी आई है तो कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप जो मांग में परिवर्तन हुआ है तो उपभोक्ता ए से बी बिंदु की ओर चला गया है। इसे हम मांग में संकुचन को बता रहा है। ये अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहेंगे। तो कीमत जो 50 रुपये थी वृद्धि होकर 100 रुपये हो गई तो कीमत में वृद्धि होने से जो मात्रा कम खरीदी गई है उसे मांग का संकुचन कहेंगे। इसमें उसे मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। जब अनार की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तो वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वह भी घटकर 250 ग्राम हो जाती है। इसे मांग का संकुचन कहते हैं या मांग की मात्रा में कमी कहते हैं। तो जो मांग का विस्तार होता है उसमें हम नीचे की ओर गति करते हैं और जो मांग का संकुचन होता है उसमें हम ऊपर की ओर गति करते हैं। अब है मांग में वक्र में विवर्तन। मांग जो वक्र में विवर्तन होता है वह कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक वही उपभोक्ता की आय, पसंद, रुचि, फैशन, संबंधित वस्तुओं की कीमतें या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत होता है। जबकि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी, उपभोक्ता की रुचि व पसंद में परिवर्तन या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, ये सभी अन्य कारक अन्य तत्व दिए गए हैं। इनमें परिवर्तन के कारण जब मांग का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होना मांग में परिवर्तन कहलाता है। तो हमने जब पहले देखा कि जो मांग मात्रा में परिवर्तन मांग में परिवर्तन था उसमें परिवर्तन कीमत में आया, जबकि मांग वक्र का दाहिनी ओर या आगे की ओर खसकना या मांग वक्र का बाएं या नीचे की ओर खसकना में कीमत स्थिर रहेगी, जबकि परिवर्तन किस में आएगा? अन्य तत्वों में। तो देखते हैं किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए अर्थात कीमत स्थिर रहते हुए उपभोक्ता की आय में वृद्धि। अब हमने यहाँ पर अन्य तत्वों में एक तत्व ले लिया है उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र डी बदलकर D1 ऊपर की ओर दाहिनी ओर खिसक जाता है तो इसे मांग में वृद्धि कहेंगे। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं।
ये मांग वक्र है। ये कीमत है तो उपभोक्ता इतनी मांग कर रहा है, ये हमारा डी मांग वक्र है। अब कीमत स्थिर है, कीमत स्थिर रहते हुए और कीमत के स्थिर रहते हुए मांग Q से Q1 हो जाती है, तो मांग वक्र भी ऊपर की ओर खिसक कर D1 होता है। तो हमने देखा कि कीमत के स्थिर रहते हुए अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण जो मांग वक्र है DD से बढ़कर D1 हो गया है, अर्थात दाहिनी ओर सरक गया है। तो ये हमें बता रहा है कि जो मांग है ओपी मांग है, कीमत जो मांग है वह स्थिर है और जो मांग मात्रा है वह बढ़कर OQ से OQ1 हो जाती है। तो जो मांग वक्र का दाहिनी ओर या आगे की ओर खिसकना बतलाता है। इसी तरीके से जो मांग वक्र का बाएं ओर या नीचे की ओर खिसकना, किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए यहाँ भी कीमत स्थिर रहेगी और उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र DD से बाईं और नीचे की ओर खसक जाता है या फिर D1 हो जाता है, तो हम मांग में कमी कहेंगे। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ डायग्राम में प्रारंभिक मांग है DD, यहाँ प्रारंभिक मांग है, फिर से बनाते हैं। यहाँ प्रारंभिक मांग है DD, ये कीमत है, इस कीमत पर Q मात्रा खरीदी जाती है। जैसे ही कीमत तो स्थिर है, जैसे ही अन्य तत्वों में परिवर्तन आया, अन्य तत्वों में परिवर्तन आया, या फिर हम कहेंगे कि उपभोक्ता की आय में कमी आई, तो उपभोक्ता की आय में कमी के कारण उपभोक्ता ने मांग कम कर दी, तो मांग कम करने से मांग Q से Q1 हो गई, इतनी कम हो गई। तो जैसे ही मांग कम हो गई तो मांग वक्र भी D1 से DD से D1 हो गया, अर्थात बाईं ओर या नीचे की ओर सरक गया। तो इसे मांग में शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया मांग में विवर्तन। आगे देखते हैं। मांग में वृद्धि या मांग में कमी उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में बदलाव, पसंद व अभिरुचि में परिवर्तन तथा वस्तुओं की कीमतों के बारे में भावी प्रत्याशा पर भी निर्भर करती है। ये सभी अन्य तत्व है। तो अन्य तत्वों में परिवर्तन, अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आ जाता है तो भी जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें परिवर्तन आता है। स्थापना में वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आता है, तो हो सकता है कि जो वस्तु जो पहले उपभोक्ता खरीद रहा था अब संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन आने से उसको खरीदने लग जाए। या फिर भावी प्रत्याशा होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भविष्य में जो किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, जैसे मान लीजिए कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत घटने वाली है, तो उपभोक्ता वर्तमान में उस वस्तु को ना खरीदकर भविष्य में खरीदेगा, तो वर्तमान में उस वस्तु की कीमत में जो स्थिर है उसमें जो मांग है वह कम हो जाएगी, क्योंकि भविष्य में सस्ती होने वाली है तो भविष्य में उसकी मांग बढ़ सकती है। आगे चलते हैं। मांग के नियम। एक वस्तु की मांग पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता है, जिससे वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशाएं, ये सभी घटक ऐसे हैं जिस पर मांग का नियम का प्रभाव पड़ता है। मांग का नियम ये बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, या अन्य बातें भी वही तत्व है जो ऊपर दिए गए हैं, एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा में गिरावट आएगी। जिसे एक चित्र के माध्यम से भी बताया गया है कि मांग का नियम बतलाता है कि मान लीजिए पहले उपभोक्ता इस कीमत में है और Q वस्तु की मांग कर रहा है। जैसे कीमत में वृद्धि हुई, कीमत P से P1 हो गई, तो मांग घटकर Q से Q1 हो गई। और इसी तरीके से जैसे ही कीमत में कमी आई, कीमत P2 हो गई, तो जो मांग है वह भी बढ़कर, मांग मात्रा भी बढ़कर Q2 हो गई। तो ये डायग्राम ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जो हमें ये बताता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा में कमी होती है और जबकि कीमत के घटने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। इसे हम मांग के नियम के नाम से जानते हैं। y अक्ष पर अनार की मात्रा प्रति किलोग्राम कीमत दी गई है। यहाँ देखिए कि जो y अक्ष है, ये y अक्ष है। इस y अक्ष पे तो ना y अक्ष पे कीमत को दिया गया है, ये y अक्ष पे कीमत को, और जबकि x अक्ष पर वस्तु की मात्रा को बताया गया है। जब अनार की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है
तब उपभोक्ता द्वारा अनार की मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है। और जब कीमत घटकर 750 ग्राम हो गई तो जो अनार की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वह भी बढ़कर 500 ग्राम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में कमी आने से उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। अतः कीमत व वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम या फिर विपरीत संबंध होता है, क्योंकि एक में कमी आने पर दूसरी में वृद्धि होती है। अब चलते हैं मांग के नियम की व्युत्पत्ति। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध या मांग के नियम को दो तरीकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है, सीमांत उपयोगिता कीमत के संबंध में और सीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से। पहले हम पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता कीमत के संबंध में। उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मात्रा की मांग करता है जहाँ पर MU बराबर P की शर्त पूरी होती है। या MU का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होती है तो उपभोक्ता तब तक उस वस्तु की मांग करता रहता है, और जैसे ही सीमांत उपयोगिता में कमी या वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता हो सकता है उस वस्तु को त्याग कर दूसरी वस्तु की ओर आ जाए। तो हम इसको इस माध्यम से समझते हैं। यहाँ दो केस दिए गए हैं। हमने देखा कि जो सीमांत उपयोगिता है वह कीमत के बराबर होती है। तो पहले ही केस में हमें देखने को मिल रहा है कि जो सीमांत उपयोगिता है वह ज़्यादा है और जो कीमत है वह कम है। यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है और वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित करती है। तो जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी तो कमी आने से उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है और वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और ऐसा तब तक होता है जब तक सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाती। इसको समझते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग को बढ़ा देता है, और उस वस्तु की मांग तब तक करता रहेगा जब तक कि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर नहीं हो जाती। इसी तरह केस 2 भी है कि जब कीमत घट जाती है तो क्या होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है। अतः उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर न हो जाए। अतः कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। हमने पहले देखा कि पहले वाले केस में जो सीमांत उपयोगिता है वह ज़्यादा है कीमत से। तो हमने पढ़ा कि जो कीमत पहले वाले केस में था कि जो कीमत में कमी आने पर सीमांत उपयोगिता बढ़ गई, तो कीमत में कमी आने पर जो वस्तु की मांग है वह बढ़ जाती है, और वह उपभोक्ता उस वस्तु की जब तक मांग करेगा, जब तक बढ़ाता जाएगा, जब तक कि सीमांत उपयोगिता कीमत के वापस बराबर नहीं हो जाती। इसी तरह सेकंड केस में हमने देखा कि जो सीमांत उपयोगिता है वह कम है और कीमत ज़्यादा है। तो किसी वस्तु की जब कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की कम मांग करने लगता है, और वह उस वस्तु की मांग को जब तक घटाएगा जब तक पुनः क्या होगा, जो सीमांत उपयोगिता है वह कीमत के बराबर ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सीमांत उपयोगिता है वह कीमत के बराबर ही रहती है। अगला टॉपिक देखते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता नियम होता है वो क्या होता है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करता है ताकि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के अनुपात में जो हिस्सा रहता है वह समान होता है। दो वस्तुओं के संदर्भ में इसको समझते हैं। यहाँ दो वस्तुओं की कीमत और सीमांत उपयोगिता बराबर दी गई है। एक X वस्तु है, दूसरी Y वस्तु है। केस 1 देखते हैं। इस साम्य की स्थिति में यदि X की कीमत गिरती है तो X की कीमत जैसे ही गिरती है तो इस स्थिति में उपभोक्ता Y वस्तु की तुलना में X वस्तु की अधिक सीमांत उपयोगिता पा रहा है, क्योंकि X वस्तु की कीमत घट गई तो X वस्तु की कीमत गिरने से वह उसकी अधिक इकाइयाँ खरीदेगा, उसको अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी, अतः वह X की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदेगा और Y की कम खरीदेगा। तो ये बताता है कि जब X वस्तु की कीमत घटती है तो वह X की अधिक मांग करेगा और वह X की मांग तब तक करती रहेगा जब तक कि पुनः क्या होगा, सीमांत उपयोगिता जो X वाली है वह Y के बराबर ना हो जाए। और इसी तरीके से अगर Y की जो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को Y से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, जब कीमत किसकी बढ़ती है,
पहले एक्स की कीमत घटी थी, अब एक्स की कीमत बढ़ गई, तो एक्स की कीमत बढ़ने से क्या हुआ, जो वाई की वस्तु की जो कीमत है वह घट गई। अब ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को वाई वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिलती है, अतः वह एक्स की मांग कम कर देगा और वाई की ज़्यादा, और वह वाई की मांग जब तक एक्स की मांग जब तक कम करता रहेगा जब तक कि उसकी मांग वाई की मांग के बराबर न हो जाए। अतः एक्स वस्तु की कीमत उसकी मांग के बीच विलोम संबंध है। वह वाई की मांग तब तक करता रहेगा जब पुनः जो एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर न हो जाए। आगे है मांग के नियम के लागू होने के कारण। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदता है तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी अदा करेगा, अतः उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि कम कीमत अदा करेगा। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि जब हम किसी भी वस्तु की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे जो बढ़ने वाली इकाई है वह हमें क्या कम सीमांत उपयोगिता देती है। जो वस्तु हमें कम सीमांत उपयोगिता देती है तो उपभोक्ता चाहेगा कि वह जो उसने पहले वस्तु खरीदी थी जिससे को अधिक सीमांत उपयोगिता मिली थी और जिस कीमत को उसने वहाँ अदा किया था, तो जो सबसे अंत की वस्तु है जहाँ उसको कम सीमांत उपयोगिता मिली है तो वह उस कीमत को अदा नहीं करना चाहेगा जो उसने प्रथम वाली वस्तु में कीमत को अदा किया था। तो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि हम रोटी खा रहे हैं और रोटी खाते खाते जब हम 5वें नंबर की रोटी पर आ जाते हैं तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वह घट जाती है, क्योंकि उस समय हमारा पेट भर चुका होता है। तो हम चाहेंगे कि जो सीमांत उपयोगिता जितनी हमें मिल रही है हम उतनी ही किसी वस्तु की कीमत अदा करें। इसके बाद है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य है यदि कोई वस्तु सापेक्षतया सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे एक्स वस्तु की कीमत वाई वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो सस्ती वस्तु एक्स को वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात एक्स वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब कोई भी वस्तु सस्ती हो जाती है तो उस सस्ती वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो हम इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब कोई भी उपभोक्ता चाय पी रहा है और चाय की तुलना में कॉफ़ी की कीमत सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता प्रतिस्थापन वस्तु अर्थात कॉफ़ी पर आ जाएगा और चाय को पीना बंद कर देगा। आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है। इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति होती है वह बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद सकता है। कीमत प्रभाव इन दो सम्मिलित प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का योग होता है। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता की आय 10 रुपये है और किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये है तो उपभोक्ता उस वस्तु की 5 इकाइयाँ खरीद रहा है। अब उपभोक्ता की आय तो 10 रुपये ही है लेकिन वस्तु की जो कीमत है वह 2 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाती है। तो जो उपभोक्ता 10 रुपये आय में उसको 5 मात्रा खरीद रहा था अब वह उसकी 10 मात्रा खरीद सकता है। तो हमने देखा कि समान आय में भी उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है, मतलब उसकी मौद्रिक जो आय है क्रय शक्ति है वह बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कई नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे अब इसे खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं और पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो दोनों स्थिति में देखते हैं कि जो मांग है वह बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ता है। इसके फलस्वरूप कीमत की घटने पर मांग बढ़ती है। हमने देखा कि मान लीजिए कि प्लास्टिक सस्ता हो जाता है, प्लास्टिक की कीमत कम हो जाती है। जो प्लास्टिक से वस्तु बनती है, जो संबंधित वस्तुएं होती है जो प्लास्टिक से बनाई जाती है, उन वस्तुओं के लिए प्लास्टिक की मांग बढ़ जाती है। तो इसके फलस्वरूप भी क्या होता है कि जो कीमत की घटने पर मांग बढ़ती है। अब है मांग के नियम के अपवाद, जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग के नियम के अपवाद जानने का आशय उन दशाओं को जानना होता है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है। हमने देखा था कि जो मांग वक्र है वह नीचे की ओर होता है।
अब मांग वक्र ऊपर की ओर कब होता है? गिफिन वस्तुओं में। ये वस्तुएं घटिया वस्तुओं की वह किस्म है जिसमें इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है। तो हमने देखा था कि जो मांग का नियम होता है वहाँ कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है, जबकि गिफिन वस्तुओं की स्थिति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। इन वस्तुओं की स्थिति में कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है और कीमत की घटने पर मांग घट जाती है, जिसका एग्जाम्पल है ज्वार व बाजरा। इन वस्तुओं की कीमतें घटने पर उपभोक्ताओं द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग घटा दिया जाता है और जबकि इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ताओं द्वारा इनका उपभोग बढ़ा दिया जाता है। अतः गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जो मांग का नियम है उसमें वक्र होता है नीचे की ओर गिरता हुआ, जबकि हमने यहाँ देखा कि कीमत जब घट रही है तो इसकी मांग भी घट रही है और जब जैसे ही कीमत बढ़ी तो मांग भी बढ़ गई। तो इस स्थिति में जो मांग वक्र वह धनात्मक बनेगा, तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे हीरे पन्ने के आभूषण। हीरे पन्ने के आभूषण प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं होती है, जिसको जो धनी वर्ग होता है अपनी शान शौकत दिखाने के लिए इनकी कीमत अधिक होने पर अधिक खरीदता है। तो इस समय इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अधिक कीमत होने पर इनको भी अधिक मात्रा में खरीदा जाता है। वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में भविष्य में परिवर्तन आएगा, जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में सोने की कीमत बढ़ने वाली है, तो अगर उसको भविष्य में सोना खरीदना है और उसको लगता है कि भविष्य में सोने की कीमत बढ़ जाएगी, तो वर्तमान में ही सोने की मांग बढ़ा देगा, तो वर्तमान कीमत पे ही सोने की मांग में वृद्धि हो जाएगी। उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणा से भी वस्तु की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन आ सकता है। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग, जहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए नमक जो जीवन की अनिवार्य वस्तु है, अगर जीवन की अनिवार्य वस्तु नमक की कीमत कम होती है तो भी हम उसकी उतनी ही मात्रा खरीदेंगे जो हमें आवश्यक होगी, और अगर इसकी कीमत बढ़ भी जाएगी तो भी हम उसकी इतनी ही मात्रा खरीदेंगे। तो ऐसी जो उदाहरण कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे।